अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सर अफजल और आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। ठीक है, तो 2-3 स्टूडेंट्स ने जो है वो हमें इनबॉक्स किए थे क्वेश्चन के, सर आप इनको जो है वो डिटेल्ड के अंदर बताएं कि इनमें क्या डिफरेंस है। और कुछ मैंने जो है वो खुद क्वेश्चंस बनाए हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से, और जब हम क्लासेस के अंदर ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ज़्यादातर कुछ जो होते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि सर हमें डिफरेंस बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। डिटेल के अंदर बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक्चुअली सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एक साइड पे और दूसरी साइड पे मैं लिख देता हूँ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये दोनों ही फिज़िक्स की ब्रांच हैं। क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ आल्सो द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स एंड थर्मोडायनामिक्स इज़ आल्सो द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? फिज़िक्स की ब्रांच हैं, लेकिन इनके अंदर जो स्टडी हम करते हैं वो डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट क्यों लगती है वो मैं भी आपको जो है वो डिस्क्राइब कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट जो है वो दे देता हूँ। आप जनरल जब साइंस पढ़ते हैं 6, 7, 8 के अंदर, तो वहाँ पे आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या चैप्टर्स रिलेटेड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली क्या होती है? अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसकी डेफिनेशन और उसका फंक्शन समझ में आ जाएगा और उसकी वर्किंग समझ में आ जाएगी, तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी समझ में आ जाएगी। और अब बाद में हम डिफाइन करेंगे थर्मोडायनामिक्स को। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होती है द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस। इसमें हम स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, जब भी आपकी जो है चार्जेस फ्लो होती हैं किसी भी सर्किट के अंदर, तो उसके हवाले से जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, आपके डिफरेंट जो होते हैं वो डिवाइसेस होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाते हैं। तो वो हमारी जो ब्रांच है वो रिलेट करती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है ये थोड़ी बहुत डिफरेंट है। ठीक है, ये जहन में रखें कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जस्ट आप ये पढ़ेंगे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट प्रोडक्शन। आप इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, आप जो है वो किसके अंदर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं। और नंबर 2 पे जो इसकी चीज़ मेन आती है वो होती है फ्लो। मीन्स अगर आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो आपका करंट जो है वो किस तरीके से जो है वो फ्लो होता है, किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी नॉन मेटल के अंदर उसका बिहेवियर क्या होता है, और जो होता है सेमीकंडक्टर के अंदर वो कैसे फ्लो होता है। ठीक है, उसके अलावा आप अगर प्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के इस वक्त दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आजकल अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी आज जो है वो बहुत यूज़ हो रही है। ये जो है बहुत एडवांस्ड जो है वो आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रो अप हो रही है, सोलर एनर्जी। ठीक है, उसके अलावा आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो स्टेशंस पढ़ते हैं वहाँ पे जिस तरीके से जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो कैसे बनती है? थ्रू द टर्बाइंस। एक बड़े जो होते हैं वो डैम्स बने होते हैं, ऊपर से वाटर क्या करता है? फॉल करता है, और उस पानी के अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी, और वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या करवाती है? आपके जो टर्बाइंस होते हैं उनको रोटेट करवाती है, जिससे आपके जो जनरेटर्स होते हैं उनके कॉइल के अंदर जो मैग्नेट होता है वो रोटेट होता है, और इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये हम फंडामेंटल पढ़ते हैं हम अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के हवाले से इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जब हम हायर लेवल्स पे आते हैं तो फिर हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है?
अगर हम सिंपली इसको डिफाइन करें तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका फ्लो ऑफ चार्जेस ही होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। लेकिन इनमें आपको ये जो है वो लाजमी देखना पड़ता है कि उस फ्लो ऑफ चार्जेस का जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट उसको आप मद्देनज़र रखते हैं कि मेटल्स के अंदर उसका बिहेवियर कैसा है, नॉन मेटल्स हैं तो उनके अंदर उसका बिहेवियर जो है करंट का कैसा है, ठीक है। उसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स हैं उनके अंदर जो है उनका बिहेवियर कैसा है। हमारे पास जो है वो आजकल न्यू डिवाइसेस जो है वो आ रहे हैं, इसमें हम कंपोनेंट्स की जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर समझा दूं तो कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी आपका जो है वो एक इंट्रोडक्शन है तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। जैसे अगर हम डायोड है, डायोड की स्टडी करते हैं, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, डायोड की स्टडी आपकी रिलेट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। अगर डायोड को पीएन जंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, उसकी अगर हम स्टडी करें तो वो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाती है। अगर आप फंक्शन ऑफ फ्यूज़ की बात करें, फंक्शन ऑफ फ्यूज़ जो है वो उसकी अगर हम डिटेल्ड पढ़ें कि एक फ्यूज़ जो है वो किस तरीके से काम करता है, तो वो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे कि फ्यूज़ किस तरीके से काम करता है, उसका मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, कौन से टाइप के मटेरियल को हम यूज़ करके उससे ज़्यादा एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो डायोड हो गया, फंक्शन ऑफ फ्यूज़ हो गया, इस तरीके से और भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। आजकल आपको पता है कि हर चीज़ जितनी भी आप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है। आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, एक मदरबोर्ड होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें डायोड कितने लगाते हैं, उसमें कैपेसिटर आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर क्या होता है, ये आपका ऐसा डिवाइस होता है जो चार्जेस को क्या करता है, स्टोर करता है। कभी आप क्या करें, अपने कंप्यूटर का कोई पुराना कंप्यूटर आपके पास पड़ा हो, आप उसमें देखेंगे एक बोर्ड होता है, उसमें स्मॉल कंपोनेंट्स लगे होते हैं। कहीं पे कैपेसिटर होता है, कहीं पे आपकी जो है वो आईसीज होती हैं, कहीं पे आपके जो होते हैं पीएन जंक्शंस होते हैं, डायोड्स होते हैं। इन सारे जो हैं वो मिलके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। आपके टीवी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का फंक्शन है, कौन कौन से टाइप के डिवाइसेस लग रहे हैं, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। उसके अलावा आप सेल एंड बैटरी पढ़ते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है, ये आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं कि सेल यूज़ करके हम कौन सा एडवांटेज ले सकते हैं, बैटरी यूज़ करके हम कौन सा एडवांटेज ले सकते हैं। तो अगर जनरल में इसको समराइज़ करके आपको बताऊं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स के हवाले से एंड देयर बिहेवियर। अगेन मैं लिख देता हूं शॉर्टली, क्या, कंपोनेंट्स बिहेवियर थ्रू आउट द करंट, कंपोनेंट्स बिहेवियर थ्रू आउट द करंट, ठीक है, थ्रू आउट द करंट मीन्स कंपोनेंट्स का बिहेवियर क्या है जब हम उनके अंदर करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है। आपको पता है डिफरेंट कंपनीज हैं, कोई चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत ही अच्छी है, अच्छे रिजल्ट्स देती है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आप मोबाइल चार्जर यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज आती हैं, लेकिन कभी आपने मोबाइल के चार्जर को खोल के देखा है, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। बहुत जो आपके चार्जर्स होते हैं वो थोड़े बहुत करंट के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ये क्या है, उनके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन कुछ चार्जर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इनकी जो स्टडी होती है कंपोनेंट्स के हवाले से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई लिमिट नहीं है। जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन से लेकर आयरनिंग, ये सारी चीज़ें, आपकी एलसीडी हो गई, उसके अंदर कंपोनेंट्स, आपका स्विचिंग सिस्टम हो गया, आपके हाउसेस में जो आपकी वायरिंग होती है उसके अंदर जो फिटिंग्स होती हैं उनमें जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो आपके किस फील्ड के अंदर जो है वो स्टडी होती है, दैट इज़ इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है।
थर्मोडायनामिक्स के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दूंगा कि हीट इज़ आल्सो स्टडीड एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, हीट को भी हम स्टडी करते हैं एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, लेकिन हीट में जस्ट आपकी जो स्टडी होती है दैट इज़ ओनली इन्वॉल्व्ड ड्यू टू हीट। इसमें जस्ट आप हीट के हवाले से ही स्टडी करते हैं कि हीट एनर्जी है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ये ट्रांसफ़र कैसे होती है, क्या हीट की मैग्नीट्यूड कितनी है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड हाउ इट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू इन अदर बॉडी। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ये मुंतकिल कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो पहले मैं टर्म्स को डिफाइन करता हूँ। थर्मो जो वर्ड है ये आपको डिफाइन करता है, थर्मो मीन्स हीट, एंड द वर्ड डायनामिक्स जो है ये रिलेट होता है मोशन के साथ। तो आप खुद समझ चुके हैं कि अगर आप हीट के हवाले से स्टडी तो कर लें, लेकिन उसके काजेज़ जो होते हैं हीट की वजह से, जो आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन प्रोड्यूस होती है, अगर आप उसकी स्टडी करें तो वो आपकी रिलेट हो जाएगी थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, 19 जो है वो 10 के अंदर या 19 से पहले जो है वो हमारे पास आजकल आपकी जो रेलवे इंजन्स हैं जो हैं वो आजकल जो है वो डीजल्स पे भी होती हैं और पेट्रोल्स पे भी चलाई जाती हैं, और आजकल जो हमारे पास जापान के अंदर, चाइना के अंदर बुलेट ट्रेन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती हैं। लेकिन उससे पहले जब आपकी रेलगाड़ी जो है वो रेलवे स्टार्ट हुई थी, ट्रेन्स स्टार्ट हुई थी, तो वो स्टीम इंजन पे चलती थी। और स्टीम इंजन में क्या होता था, हम क्या करते थे, एक मशीन के अंदर जो है वो पानी डालते थे, फिर उस पानी को क्या करते थे, हम हीटअप करते थे, फिर उस हीट करने की वजह से जो आपकी मोशन होती थी उस पे गाड़ी चलती थी, लेकिन उसकी जो मोशन होती थी वो बहुत ही कम होती थी, क्योंकि इसमें हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप की स्टडी करें, क्या हीट के से रिलेटेड, और उसका काज हो मोशन, तो आप उसको रिलेट करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कर लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, इसमें जो है वो आपने जो है वो सपोज़ कर लीजिए पानी फिल कर दिया है, और आप इसको सपोज़ कर लीजिए क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीटअप। अगर आपके हीटअप करने की वजह से ये पानी क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और आप इसके ऊपर जो ढक्कन रखेंगे, ठीक है, ये आपने ढक्कन रख दिया, या जनरल हम क्या करते हैं, एक मूवेबल पिस्टन भी रख देते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपका मूवेबल पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और आपको ये पता चले कि डेल्टा क्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट दी अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, और डेल्टा डब्ल्यू हम फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, तो अगर आपने इस कंटेनर को अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया और उसकी वजह से अगर ये कंटेनर जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंटेनर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और वर्क क्यों करेगा, तब करेगा जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके हीट की वजह से आपके किसी भी बॉडी के अंदर, आपके किसी भी सिस्टम के अंदर अगर वर्क प्रोड्यूस हो, मोशन प्रोड्यूस हो, तो वो आपकी स्टडी रिलेट होगी थर्मोडायनामिक के अंदर। अगर जस्ट आप उस कंटेनर का टेम्परेचर मालूम करें कि भाई इसका सपोज़ कर लीजिए टेम्परेचर 80 सेंटीग्रेड है या 90 सेंटीग्रेड है, तो ये आपका रिलेट होगा हीट के अंदर। या आप ये स्टडी करें कि यहाँ से कंटेनर से हीट कैसे बाहर जा रही है, कैसे अंदर आ रही है, कौन सा हम इंसुलेटर यूज़ करें, कौन सा हम मेटल यूज़ करें। ठीक है, तो ये जितनी भी आपकी स्टडी होगी हीट से रिलेट होगी। लेकिन थर्मोडायनामिक्स क्या होगी, सिंपली अगर इसको समराइज करें तो आप स्टडी करते हैं हीट की, और उसकी वजह से जो किसी भी सिस्टम में मोशन प्रोड्यूस होती है, तो इतनी जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं वो आपकी रिलेट होती हैं थर्मोडायनामिक्स के हवाले से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट का, वो ये है कि सर हमें डिफरेंस बताएं कि न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स में जो है वो क्या डिफरेंस है।
न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स में क्या जो है वो फ़र्क है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अगर आपने इसको जो है वो नोट नहीं किया तो पहले आप इसको पास करके नोट कर लें, ठीक है। मैं अभी आ रहा हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि सर न्यूक्लियर एंड एटॉमिक में क्या फ़र्क है। न्यूक्लियर एंड एटॉमिक में जो है वो क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों ही फिजिक्स की ब्रांच हैं, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक। न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंस जो है वो बता देता हूं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आप स्टडी करते हैं अबाउट द न्यूक्लियस, सिंपली अबाउट द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के हवाले से आपकी जितनी भी स्टडी होती है वो आपकी स्टडी होती है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। उसके अलावा एनर्जी रिलेटेड टू द न्यूक्लियस के एक न्यूक्लियस कितनी एनर्जी जो है वो दे सकता है, वो आपकी जो है वो स्टडी होगी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। एनर्जी रिलेटेड टू द न्यूक्लियस, क्योंकि आपको पता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, मैं इसको इजीली डिफाइन करता हूँ। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है वो क्या होता है, चेंज होता है, जिसमें आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी एटम के अंदर आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो क्वांटिटी होती है वो सेम नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके एटम्स हैं वो जब हम उनको रिएक्टिव मूड के अंदर लेके आएंगे तो उनके अंदर हमें डिफरेंट एनर्जीज मिलेंगी, वो आपकी रिलेट होंगी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि जस्ट अब जब हम एटॉमिक न्यूक्लियर जो है वो फिज़िक्स के हवाले से पढ़ते हैं तो हम ज़्यादातर अनस्टेबल एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। उनमें उनका जो नंबर होता है वो ग्रेटर होता है 82 से। क्या होता है, ग्रेटर होता है 82 से। तो न्यूक्लियर फिजिक्स रिलेटेड अबाउट द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी ओनली स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस कि इसमें कितने, ये स्टेबल न्यूक्लियस कब रहता है, अनस्टेबल कब रहता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होती है, न्यूक्लियर फिशन कैसे होती है, इतनी जितनी भी आप टॉपिक्स हैं ये रिलेट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ। अगर एटॉमिक फिजिक्स की बात कही जाए तो वर्ड आपको खुद बता रहा है, एटॉमिक वर्ड मीन्स स्टडी अबाउट द एटम, स्टडी अबाउट द एटम। एटम से रिलेटेड जितनी भी आपकी स्टडी है उसको हम पढ़ते हैं एटॉमिक के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है प्रोडक्ट टेबल के अंदर आपने पढ़े होंगे कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, लेकिन हर एटम की जो कंडीशन है वो क्या है, दूसरे से डिफरेंट है। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट की स्ट्रक्चर, उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के हवाले से, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ के हवाले से पढ़ें तो वो आपकी फ़िज़िक्स आपको जो है वो एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर लेके जाती है। ठीक है, ये में क्या है, मेन डिफरेंस है। ठीक है।